Good morning students. This is the fourth video of chapter 1 Crop Production and Management. In the previous video we were discussing about manures and fertilizers. As we know, manures are organic salts and fertilizers are inorganic substances. Manures cannot be prepared in factories, whereas fertilizers are manufactured in factories. Let's talk about these differences in detail. Fertilizer. Fertilizer is a man-made inorganic salt, whereas manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. Fertilizers man-made substances होते हैं, man-made salts होते हैं, nutrients होते हैं जो कि inorganic होते हैं, लेकिन manures नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डीकम्पोजिशन से बनते हैं. किसके डीकम्पोजिशन से? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स या फिर काउ डंग, कैटल डंग, इन सब के डीकम्पोजिशन से मैन्योर्स मैन्युफैक्चर होते हैं. फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है और मैन्योर्स जो होते हैं उनको ओपन फील्ड में हम प्रिपेयर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से. जब हमारे पास लार्ज फील्ड्स अवेलेबल नहीं होती हैं तब भी मैन्योर्स प्रिपेयर किए जाते हैं. स्मॉल एरियाज में स्मॉल सेक्शंस डिवाइड करके पिट बनाया जाता है. उस पिट में प्लांट और एनिमल रेसिड्यू डाला जाता है अलॉन्ग विथ सॉइल. उसका डीकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से और फिर मैन्योर्स को प्रिपेयर किया जाता है. फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. क्योंकि फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं तो वो सॉइल को कोई नेचुरल ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं. whereas manure provides a lot of humus to the soil because manures जो होते हैं वो सॉइल में ही बनते हैं, इसीलिए वो सॉइल को बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं. किसकी हेल्प से होता है ये? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवॉर्म, इन सब की हेल्प से मैन्योर्स बनते हैं और सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड किया जाता है. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers में ज़्यादातर plants nutrient होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र डेवलप कर सकते हैं. लेकिन मैन्योर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, अमोनियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे मैन्योर्स में इंक्लूड किए जाते हैं. और क्योंकि मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो उसके एडवांटेजेस भी ज़्यादा होते हैं. मैनमेड सब्सटेंस नहीं है और आर्टिफिशियली उसको प्रिपेयर नहीं किया गया है, इसीलिए उसके एडवांटेजेस होते हैं. वेरस फर्टिलाइजर्स थोड़े से हार्मफुल होते हैं. फर्टिलाइजर्स सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज करते हैं, सॉइल को लेस फर्टाइल बनाते हैं और ह्यूमस के लिए भी कोई एडिशन नहीं करते. इसलिए फर्टिलाइजर्स के इतने एडवांटेजेस नहीं होते. उनको रिप्लेस करना चाहिए मैन्योर से. अगर हम फील्ड पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लेस हो जाएगी जो कि डायरेक्टली क्रॉप प्रोडक्शन पे हार्मफुल इफेक्ट करेगा. एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर से अच्छा माना जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर को. क्यों माना जाता है? बिकॉज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. कितने देर तक और कितना पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर सकती है, उस पानी को पकड़ के रख सकती है, उस क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं मैन्योर्स, उस कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं. इट ऑल्सो मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ मैन्योर्स सॉइल में पोर्स डेवलप करते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे होल्स होते हैं सॉइल में उसको इंक्रीज करते हैं ताकि सॉइल में
गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाए। गैसेस का इजीली एक्सचेंज होगा सॉइल में, तभी जो सॉइल के अंदर रूट्स ने पेनिट्रेट किया है उनको ऑक्सीजन मिलेगी, वो ब्रीथ कर पाएंगे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और बाकी गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाए, इसलिए सॉइल का पोरस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल को पोरस होने में मैन्योर्स हेल्प करते हैं। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जितना सॉइल वाटर होल्ड कर पाएगी उतना ही प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जितना प्लांट्स को वाटर चाहिए उतना सॉइल के अंदर होना चाहिए, इसलिए सॉइल को वाटर होल्ड करना पड़ता है। सो वाटर होल्डर कैपेसिटी इंक्रीज करने से इवेंचुअली प्लांट्स वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी ग्रोथ पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज सॉइल को पोरस बनाएंगे। नेक्स्ट इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जितने मैन्योर्स सॉइल में होंगे उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट बढ़ता जाएगा। सो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी फील्ड में होंगे उतना अच्छा है, बिकॉज उतना डीकम्पोजिशन की प्रोसेस जल्दी जल्दी होगी एंड प्रॉपरली होगी। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फार्मर्स के फ्रेंड्स भी बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने इंक्रीज होंगे सॉइल में उतना ही फार्मर्स के लिए अच्छा है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टिलिंग की और प्लॉइंग की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। टिलिंग और प्लॉइंग प्रोसेस क्या होती है? जब सॉइल को बार बार रोटेट किया जाता है, उसे बार बार लूज किया जाता है, तब वो अलाउ करती है रूट्स को डीपली पेनिट्रेट करने के लिए। तो सॉइल जितनी लूज होगी उतना अच्छा है, बिकॉज उतनी ही गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है और उतनी ही रूट्स डीपली पेनिट्रेट कर सकती हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक श्योर करते हैं कि वो सॉइल अपने मूवमेंट से रोटेट भी करते हैं और उस सॉइल को लूज भी करते हैं। तो मैन्योर्स क्या कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट बढ़ा रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजिशन करने के साथ साथ सॉइल की टिलिंग और प्लॉइंग भी करते हैं। लास्टली इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करते हैं मैन्योर्स। Moving forward to irrigation. Irrigation, as I've told you, it is related to water. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वाटर के बिना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। वाटर प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्लांट्स को वाटर कैसे मिलता है? जब हम प्लांट्स में वाटर डालते हैं, जब आपके घर में आप पॉट में वाटर डालते हो तो वो सॉइल में डालते हो। प्लांट्स के रूट्स जो सॉइल के अंदर होते हैं उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। ड्राई कंडीशंस में सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होता। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट में कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे जाइलम और फाइलम, इसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। ये जो 2 पार्ट्स होते हैं ये पूरे वाटर को प्लांट्स के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो वाटर के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर में डिजॉल्व्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो सब भी प्लांट के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिससे कि फिर ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है प्लांट के हर पार्ट का। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है
कोल्ड रहने के लिए, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ड्राई कंडीशंस जहाँ पर होती हैं वहाँ पर प्लांट्स आप देखते हो ड्राई हो जाते हैं और प्लांट्स आर डेड देयर बिकॉज वाटर कंटेंट इज लेस। लेकिन जहाँ पर वाटर सफिशेंट होता है वहाँ पर वो प्लांट्स को सूखने नहीं देता एंड इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. तो इसीलिए क्रॉप्स को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फील्ड्स में भी हमको रेगुलर बेसिस पर वाटर करना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमारी क्रॉप्स हेल्दी भी रहें और ग्रोथ भी उनकी सही रहे। The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. जब हम किसी फील्ड में रेगुलर इंटरवल्स पर प्रॉपरली पानी डालते हैं या उनको सफिशेंट वाटर प्रोवाइड कराते हैं तो उस प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, कितना पानी कौन से क्रॉप के लिए सफिशेंट है या कितनी देर में चाहिए, टाइम इंटरवल एक्सेट्रा, ये हर क्रॉप का अलग अलग होता है। किसी भी क्रॉप का सेम वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होता। सॉइल पर भी सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है वाटर सप्लाई का। सॉइल कुछ तो ऐसी होती है जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और कुछ सॉइल ऐसी होती है जिसको थोड़ा सा पानी भी सफिशेंट होता है। तो सॉइल के बेसिस पे, क्रॉप के बेसिस पे और सीजन के बेसिस पर भी इरिगेशन की प्रोसेस कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल समर में वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा देर तक क्रॉप्स को ड्राई नहीं रख सकते, हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी देना पड़ता है अपनी फील्ड पर। लेकिन जो विंटर्स या रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो उनका वाटर रिक्वायरमेंट तब इतना ज़्यादा नहीं होता, तो तब क्रॉप्स को इतनी ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर वाटर प्रोवाइड नहीं करवाना पड़ता। ओके, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि क्रॉप्स के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किस किस तरह से हम क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि क्रॉप जो हमारी फील्ड है, क्रॉप फील्ड, इतना छोटा एरिया तो है नहीं कि उसमें ऐसे ही वाटर डाल देंगे हम तो वो सफिशेंट हो जाएगा। वो तो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है। तो लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन की प्रोसेसेस करी जाती है और उनका सोर्स भी उसी बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Starting with traditional methods of irrigation. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. Cattle or human labor is used in these methods. So, these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are moat, that is pulley system, and chain pump. ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब इरिगेशन के लिए पहले जो मेथड यूज़ में लिए जाते थे उनमें ह्यूमन लेबर भी लगता था और कैटल या फिर काउ, बुल एक्सेट्रा एनिमल्स का लेबर भी लगता था। ये लेबर चीप तो होता था लेकिन लेस एफिशिएंट होता था क्योंकि पूरी फील्ड में इससे वाटर को स्प्रिंकल करना इतना पॉसिबल नहीं था। वेल्स, लेक्स और कैनल्स में जो वाटर होता है वो लिफ्ट किया जाता है ताकि वो फील्ड तक पहुंचाया जा सके। Another traditional methods are ढेकली and राहत. राहत is lever system. Pumps are commonly used for lifting water. जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं वैसे ही इन पंप्स से पानी को निकाला जाता था ताकि फील्ड्स तक ले जाया जा सके। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। ये पंप्स कैसे चलते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ट्यूबवेल होता है वो तो हम हाथ से ही पुल कर लेते हैं बकेट, लेकिन ये सारे जो मेथड्स हैं, जो पंप वाले मेथड्स हैं, इनको पुल करने के लिए या तो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं।
That's it for this video. In the next video, we will discuss modern methods of irrigation.